तो स्वागत है आपका चैप्टर 1 के पार्ट 2 में। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और सारा कुछ आपको क्लियर भी रहा होगा। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम तो पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 को। तो होपफुली पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगे, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन कोई भी परेशानी नहीं होगा, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ फंक्शन से। अभी हमने पहले एक्सरसाइज में क्या किया था? पहले एक्सरसाइज में हमने किया था टाइप ऑफ रिलेशन को। चलो थोड़ा सा रिकॉल करके रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हमने उसके टाइप देखे। क्या टाइप? टोटल कितने टाइप थे? 5 टाइप थे। कौन कौन से? जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो पहला था इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है? जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब फाइव हो, आर इक्वल टू फाइव। फाइव क्या है? इम्पटी सेट है। दूसरा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता था? कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब ये जो रिलेशन है उसमें सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में मिलते हैं। तीसरा था हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब ए कॉमा ए बिलोंग करता है रिलेशन आर में। चौथा था हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन वो होता है जब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर ऐसा कहीं पे हमें रिलेशन मिलता है तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और पांचवा था जो था ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या बोलता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर में एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इफ ए कॉमा सी अगर बिलोंग कर दिया आर में तो हम कहेंगे कि ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए। कोई भी अगर रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे। बोलो हाँ ना। और एक टॉपिक और था जो कि था इक्विवेलेंस क्लास। क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन आर बना है ना, तो उसके जितने भी सबसेट हैं उनको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। बोलो अभी बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ क्या पार्ट 1 में जितनी भी चीजें अपन ने किया था? वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं? सेम मैनर में टाइप ऑफ फंक्शन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था, क्लास 11 में फंक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप के फंक्शन का ग्राफ देखा था। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था? y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ अगर हमने आपको याद हो तो ऐसा होता था कि ओरिजिन से जाता था फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड है कांस्टेंट, y इक्वल टू मान लो 5 है, तो इसका ग्राफ कैसे होता था? इस तरीके से होता था। फिर इसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारा कुछ देखा था। साथ में हमने देखा था दो फंक्शन को कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कर सकते हैं। बोलो वो सारी चीजें याद आ रही है? वेरी गुड। डोंट वरी, अगर कहीं पे आप भूलोगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना। एक एक चीज आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा जाओ 11th करके आओ, नहीं। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। जो मेजर चंक था वो पार्ट 1 में ही मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगा। अगर कहीं पे होगा पिक अ नोट, क्यों? क्योंकि अपन है इधर, है ना। अब कॉपी कलम होपफुली आप लेकर बैठे हो। डेफिनेशन 5 पे आते हैं, जो कि बोलता है कि एक फंक्शन जो है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई का मतलब समझ रहे हो ना, ये हो गया हमारा प्री इमेज और y क्या हो गया? इमेज। या फिर इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे। रेंज का मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टेड है, और जो पूरा का पूरा सेट B में है उसको क्या बोलेंगे? उसको को डोमेन। होपफुली मैं क्या बोल रहा हूँ आप सारा कुछ समझ रहे हो, है ना। कि सेट A को सारे के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन। सेट B के सारे एलिमेंट को को डोमेन, और जो कनेक्टेड है उसको रेंज बोलते हैं। होपफुली इतना आपको क्लियर है। तो किसी फंक्शन को हम वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव, ध्यान रहे वन वन या फिर इंजेक्टिव आ जाए दोनों सेम बात है, तभी बोलेंगे जब सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स का इमेज जो है अलग अलग हो। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा इमेज और इसका प्री इमेज, राइट। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ये बोला कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड होंगे, केवल एक एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड होगा, तो उसको हम बोलेंगे ये वन वन फंक्शन है। जैसा कि नाम है वन वन, है ना। कि एक ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। चलो व्हाइट बोर्ड पे और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वन वन फंक्शन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये देखो, इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इसको समझ लीजिए पहले होता क्या है। मैंने कहा कि फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक y। क्या? यूनिक y होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) हो, इसका जस्ट मतलब ये हुआ कि x1 इक्वल टू x2 होना मांगता है।
मतलब इतना होना चाहिए, इसको हम वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब इसके साथ साथ कोई और रिलेशन आया तो उसको हम मेनी वन बोलेंगे। सॉरी, वन वन के बाद क्या बोलेंगे? मेनी वन बोलेंगे। हाँ सही है, मेनी वन। ठीक है, अभी मैं इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं वन वन और मेनी वन को समझाने का। ठीक है, ओके, एक मिनट बस। हाँ, इसको साइड करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं ए बी सी डी ई। अब मैंने कहा 1 जो है ए से कनेक्टेड है, 2 सी से है, 3 डी से है और 4 जो है बी से है। मैंने कहा बताओ ये फंक्शन वन वन है कि नहीं? वन वन फंक्शन है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विथ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो कहोगे वन वन है। अगर मैंने इसी रिलेशन में दूसरे कलर से कर देता हूँ, आपको समझ आए, इसी में मैंने कहा कि वन जो है इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ बी, तो आप बताओ वन वन हुआ क्या? आप बोलोगे नहीं सर, मेनी वन हुआ। क्यों? क्योंकि सेट ए का एलिमेंट जो है कई एलिमेंट सेट बी के कनेक्टेड है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन हुआ। बोलो वन वन और मेनी वन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बात आती है सर करेंगे कैसे क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो ग्राफिकल मेथड बताया, मैपिंग मेथड, एनालिटिकल मेथड भी बता देता हूँ। मैंने कहा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 2x प्लस 5, मैंने मान लो कि ये कहा, और इसका जो ए डिफाइंड है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा एक बात बताओ ये वन वन है कि नहीं? तो कहोगे कि सर एक काम करो, आपने समझाया अभी, क्या समझाया कि एनालिटिकल फंक्शन से इसको ऐसे दिखा दिया करो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और इसको सॉल्व कर लो। अगर x1 इक्वल टू x2 ओनली आया तो इसका मतलब ये वन वन है। तो यहाँ पे देखो 2x1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x2 प्लस 5। अच्छा, एफ एक्स वन इक्वल टू इतना, एफ एक्स टू इक्वल टू इतना कैसे आया? क्लास 11th में बेसिक चीज है, हमने देखा कैसे। यहाँ पे x है तो यहाँ x आया, यहाँ पे x1 किया तो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दोगे? x1 से। और सेम मैनर में यहाँ पे x2 आया तो इस पूरे फंक्शन को x2 से रिप्लेस कर दोगे। बोलो एकदम क्लियर? सबस 5 से 5 गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, यहाँ से देखो 2 से 2 गया, x1 इक्वल टू x2। क्या केवल यही हमारा कंक्लूजन आ रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? हाँ, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। अगर इसके अलावा और कोई रिलेशन आता है तो वन वन नहीं होता। आप बोलोगे सर और कैसे आ सकता था, एक बार और समझाओ। तो मान लो एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, आर का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर है ना, और फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। मैंने कहा आप बताओ कि वन वन है कि नहीं? आप सिंपली वही काम करोगे, क्या? एनालिटिकल मेथड से कहोगे कि सर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखा दो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कट कर सकते, बोलो हाँ ना? तो एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा। देखो एक प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो कहोगे कि यहाँ पे एक ही यूनिक वैल्यू नहीं आई, यूनिक वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या होगा? वन वन फंक्शन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा। अब बात आती है इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ पे मैपिंग की हेल्प से समझा पाए आपको, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है? मान लो सेट ए है, सेट बी है, ए और बी दोनों कहाँ पे आर टू आर है, मतलब रियल नंबर ले सकते हैं। अब वन लो, वन का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? कहोगे सर वन आएगा। वेरी गुड। मैंने कहा माइनस वन लो, उसका स्क्वायर करो, कहोगे सर फिर भी प्लस वन आएगा। अब देखो दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो मैंने क्या बताया, क्या समझाया आपको? ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ना कि वन वन होगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या? गुड। अच्छा, इसी क्वेश्चन को है ना, मैं ऐसे डिफाइन कर दूं कि f फ्रॉम n टू n है। क्या है? फंक्शन डिफाइंड इज फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल। अब फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये वन वन हुआ क्या? तो आप बोलोगे कि सर देखो, अगर हम मैपिंग की हेल्प से चले तो यहाँ पे वन रखा, वन का स्क्वायर होता है वन, टू रखा, टू का स्क्वायर भी होता है फोर, तीन रखा, तीन का स्क्वायर होता है नाइन, माइनस वन रख सकते हैं क्या? बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही हमारा डिफाइंड है फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल टू नेचुरल। इसीलिए आप क्या कहोगे कि यहाँ पे x की ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए वो y की दो वैल्यू है। कहने मतलब कि x की ऐसी दो वैल्यू नहीं है जिसके लिए y की यूनिक वैल्यू है। मतलब कोई भी सेट A में दो एलिमेंट नहीं है जो केवल एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो सेट B में। इसलिए कहोगे कि देखो ये वन वन फंक्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। होपफुली एकदम डिटेल में आपको समझ आ गया वन वन क्या होता है। ठीक है, अब ऑन टू पे आओ। डिफिनेशन 6 क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन है डिफाइंड है फ्रॉम x टू y, x क्या है? डोमेन, y क्या है? रे, उसको ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव तभी बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, है ना।
जिसके लिए फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन सच दैट इतना इतना इतना। अब हो सकता है आपको बिल्कुल ना समझ आए, डोंट वरी, फिकर नॉट, मैं समझाता हूँ एकदम सरल शब्दों में। देखो ये बोल रहा है एक फंक्शन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, तो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए एफ वाई अगर आप निकालो तो x के इक्वल आएगा। मतलब जो इमेज है ना, इमेज का मतलब जो सेट बी है ना, उसमें हर एक एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड होना चाहिए। इसका कहने का बस मतलब इतना है, ठीक है। अब देखो इन चारों में से इसमें देखो ए भी कनेक्टेड, ए भी, अब लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो कहोगे कि सर ये देखो ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, ये जो सेट बी है ना, राइट साइड वाला, इमेज साइड वाला, तो उसके सारे एलिमेंट सेट ए से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं होगा। अच्छा वन वन की बात किया जाए, वन वन ऑन टू दोनों चेक कर लेते हैं ना, होपफुली आपको ऑन टू भी समझ आ गया। अब वन वन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि वन वन चेक करो, ये ऑब्वियस है, मैपिंग गिवन है, तो ग्राफिकल मेथड से आराम से हम चेक कर सकते हैं। ये देखो वन वन है क्या, कहोगे सर देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू सेट बी, है ना, तो हर एक ही से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हुआ, वन वन हो गया, ठीक है। तो ये वन वन पहला वाला हो गया। अच्छा ऑन टू है क्या, ऑन टू के लिए मैंने बताया कंडीशन क्या है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब उसका प्री इमेज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ई और एफ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। अब दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा वाला ये देखो डायग्राम, यहाँ पे भी वन वन की बात करें पहले, देखो एलिमेंट वन और टू, सेट ए के दो एलिमेंट बी से ही कनेक्टेड है, तो कहोगे सर वन वन तो नहीं हुआ, ठीक है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। सेम मैनर में ई और एफ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट इन सेट ए में, इसलिए ऑन टू भी नहीं हुआ। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब। अब तीसरे में आ जाओ, यहाँ पे फिर से देखो वन और टू कनेक्टेड है एक ही एलिमेंट से, इसलिए वन वन तो नहीं हुआ, क्या हुआ, मिनिमम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सेट बी में देखो सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है सेट ए में, वेरी गुड, तो इसलिए क्या हुआ, ऑन टू हुआ। यहाँ पे क्लियर हुआ क्या कि वन वन नहीं है, मेनी वन है, और लेकिन ऑन टू है, क्यों, क्योंकि सेट बी में सारे एलिमेंट कनेक्टेड है सेट ए से। यहाँ तक क्लियर, गुड। चौथे में आ जाओ, यहाँ पे वन वन की बात करो तो देखो हर एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो वन वन तो हो गया। ऑन टू की बात किया जाए तो ऑन टू के लिए कहोगे कि सर देखो सेट बी में चेक करो आप, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कनेक्टेड हैं क्या सेट ए में, कहोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा, तो इसलिए ऑन टू भी हो गया। होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ आया होगा कि कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा मिनिमम। अभी इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे रिमार्क आपको लिख लेना है कि अगर एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, ये ऑन टू तभी होगा जब जो इस फंक्शन का रेंज है ना वो वाई के इक्वल हो। क्या, इस फंक्शन का जो रेंज है अगर वाई के इक्वल हुआ तो ऑन टू होगा। याद कीजिए मैंने क्या समझाया था आपको कि एक्स और वाई में एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, और वाई क्या होता है, को डोमेन होता है। जब किसी फंक्शन का को डोमेन उसके रेंज के इक्वल हो जाए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। बोलो इतना अच्छे से क्लियर हुआ आपके, हाँ है ना, गुड। अब डिफिनेशन एक और है, वो देख लो अच्छे से। डिफिनेशन 7 बोलता है एक फंक्शन है डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई, उसको हम वन वन और ऑन टू दोनों, या फिर इसको दोनों मिलाकर बाइजेक्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, गुड। अब अगर वन वन होगा तो उसको इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू हुआ तो सर्जेक्टिव बोलते हैं। देखो ध्यान से, इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वन वन हुआ, क्या हुआ, वन वन फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन हुए कोई फंक्शन तो क्या बोलेंगे, बाई, बाई का मतलब दोनों, बाइजेक्टिव। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव हुआ तो उसको हम बाइजेक्टिव बोल देंगे कि वन वन और ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, वही डिफिनेशन नंबर 7 बोल रहा। एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। अब ये चारों में से हमने जो देखा ये डायग्राम चारों के चारों, उसमें से बताओ कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है, कहोगे सर चौथा, क्यों, क्योंकि वन वन भी है और ऑन टू भी है ना, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाई का मतलब दोनों और जेक्टिव का मतलब मैंने समझाई दिया, ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समराइज करता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ और कुछ छूटा तो नहीं, वेरी गुड। अभी कुछ नहीं छूटा, सारा कुछ अपन ने कर लिया। अब व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, थोड़ा सा समराइज करते हैं जो भी चीज पढ़ा है सिखा है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, पहला एक्सरसाइज भूल जाइए क्योंकि पिछले पार्ट में किया था, उसको रिवाइज भी करवा दिया मैंने, भूलना नहीं है, मतलब यहाँ के लिए। अभी सेकंड वाले एक्सरसाइज करने के लिए पहले हम दूसरे सेकंड पे फोकस करते हैं, पहले वाले को साइड में रखो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या, टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमने ये देखा कि कोई भी फंक्शन वन वन होगा, क्या वन वन होगा, या फिर ऑन टू होगा।
इसको हमने दो तरीके से देखा, कैसे, सॉरी, वन वन और मिनी वन, ठीक है। इसको हमने दो तरीके से देखा, कैसे देखा, एक तो ग्राफिकल तरीके से इसको देखना सीखा और दूसरा एनालिटिकल तरीके से, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझते जाओ, ठीक है ना। एक एक चीज आपका अच्छे से क्लियर होगा, नोट्स भी बनेगा, शॉर्ट नोट्स भी बनेगा, सब बनेगा, है ना। ग्राफिकल तरीका में ये हमने देखा कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, मतलब सारे आप कुछ खाली हो चलेगा, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, वन वन फंक्शन। बोलो हाँ है ना, एकदम क्लियर है क्या। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के दो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो मेनी वन हो जाता है। जैसा नाम है वैसा काम। वन वन मतलब एक एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड होना चाहिए, मेनी वन का मतलब एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड हो सेट बी, ठीक है। ये हो गया चेक करने का तरीका, कैसे, ग्राफिकल। अब एनालिटिकल वे में मैंने क्या बताया आपको, एनालिटिकल वे में समझाया मैंने कि आप कर दो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ऐसा करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आया, बस इतना आया कंक्लूजन में, तो कहेंगे कि वन वन है, क्या है, वन वन फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं आया, कुछ और आ रहा है इसके अलावा, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रहे आपको किसका, डोमेन और रेंज का, मतलब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई में। एक्स वाई क्या है, नेचुरल है, रियल है, जैसा मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया था, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो है वन वन नहीं हुआ जब आर टू आर डिफाइंड था फंक्शन। अरे वन वन हो गया कब, जब एन टू एन डिफाइंड था। होपफुली आपको इसका मतलब समझ आया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टाइप ऑफ फंक्शन देखा, उसमें वन वन देखा और मिनी वन देखा। वन वन क्या होता है, उसको ग्राफिकल तरीके, एनालिटिकल तरीके, दोनों तरीके से करना सीखा, और सेम मैनर में हमने किसको, मिनी वन को भी सीखा। अब हम देखने वाले हैं ऑन टू फंक्शन को, ध्यान समझिएगा। दूसरे टाइप का फंक्शन हमने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, उसको भी दो तरीके से समझेंगे, कैसे, ग्राफिकल तरीका, एनालिटिकल तरीका। तो ग्राफिकल तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा है हमारा एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। अब हम जो ध्यान से अच्छे, ग्राफिकल मेथड ये बोलता है कि ईच एलिमेंट इन इमेज, इमेज का मतलब सेट भी, वो किसी न किसी ए से कनेक्टेड हो। दो तीन चार पाँच, दो तीन चार, ऐसे ले लो, ए बी सी डी ऐसे ले लो, तो कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्टेड होना ही होना चाहिए। मतलब सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा होना चाहिए, हर किसी का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, मतलब सेट ए में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ। तो अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन है। दूसरे लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर इस फंक्शन एफ का, है ना, जो डिफाइंड है फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर इसका रेंज क्या, रेंज वाई के इक्वल है, मतलब रेंज को डोमेन के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये वन टू फंक्शन है। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। अब बात आती है सर एनालिटिकल तरीके से कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो एनालिटिकल तरीका दिखाने का ये तरीका है, देखो ध्यान से, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एनी डिफाइंड वैल्यू ऑफ y, अगर एफ वाई इक्वल टू एक्स आ जाए, है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑन टू है। इसको हम मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तभी क्लियर होगा। चलो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन है, मैंने कहा y इक्वल टू 2x, या एक्स एक्स हो गया है तो गलत बात है, 2x प्लस माइनस 3 कर लेते, ठीक है। मैंने कहा कि हमारा फंक्शन है कोई y इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये कैसे डिफाइन किया मैंने, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। तो बताओ कि ऑन टू है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मैंने कहा कि क्या इसकी वैल्यू ये कभी y के इक्वल हो सकता है क्या, x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखने पर। तो कहोगे सर आराम से हो सकता है, तो 2x प्लस माइनस 3 इक्वल टू y ले लो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई बाई 2। अब x की वैल्यू उठा के इतना रख दो, तो यहाँ पे लिखो ऐसे क्या, कि फॉर x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू इतना आ सकती है क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन r टू r डिफाइंड है, रियल टू रियल। तो एक्स वाई को कैसे भी तोड़ो मरोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई बाई 2 माइनस 3, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, वाई आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, है ना। ऊपर क्या था, वाई इक्वल टू एफ एक्स था, यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो कहने मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। क्या ऑन टू है, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। दूसरा तरीका इसको करने का, अब मैंने कहा कि फंक्शन है हमारा सेम 2x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने कहा कि डिफाइंड फ्रॉम n टू n। अब बताओ कि ये होगा कि नहीं। अब कहोगे कि सर नहीं, ये ऑन टू नहीं है, ऐसा क्यों, ध्यान समझो। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले y के टर्म में, तो कहोगे कि सर इसको y पहले दिखा दो आप, है ना।
इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 + y/2। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 रखें, क्यों? क्योंकि x और y किसके लिए डिफाइंड है? नेचुरल नंबर के लिए। तो y अगर 2 रखो तो यहाँ पे देखो 2 + 3 5/2, 5/2 एक नेचुरल नंबर है क्या? बोलोगे नहीं। तो इसलिए x की वैल्यू हम 3 + y/2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इस बारे नहीं नेचुरल आ रहा। तो ऐसे लिखोगे x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब इसको ही ग्राफिकल तरीके से मैं अगर करना चाहूं तो ये देखो ध्यान से, y इक्वल टू क्या है? 2x - 3। अब x की वैल्यू 1 रखो, क्या रखो? x की वैल्यू 1 रखो, तो 2 - 3 क्या आ जाएगा? -1। अब बताओ -1 जो है क्या, एक y की वैल्यू -1 आ रहा, अब -1 जो है वो नेचुरल है क्या? बोलोगे नहीं। तो ये कैसे डिफाइंड है? N2 है, नेचुरल टू नेचुरल। तो हम y की वैल्यू -1 ले ही नहीं सकते। अब बात आती है, ठीक है सर एक काम करो, आप y की वैल्यू क्या ले सकते हो? आप नेचुरल, और x की वैल्यू भी क्या ले सकते हो? नेचुरल। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, है ना। अब यहाँ पे बताओ मेरे को कि y की वैल्यू अगर हमने 1 लिखा, क्या लिखा? 1, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1 + 3/2 जो कि आ गई 2। तो 1 जो है 2 से तो कनेक्टेड है, वेरी गुड। अब लेकिन अब अगर y की वैल्यू हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया? 3। यहाँ पे रखो 3, तो 3 × 2 = 6 - 3, तो ये भी आ गया क्या? 3। तो y जो है कनेक्टेड है 3 से। अब y की वैल्यू एक काम करो, आप क्या ले लो, क्या ले लो? y की वैल्यू 4 ले लो। कितना? सॉरी यहाँ पे एक गलती हुआ कि अगर y की वैल्यू हमने 6 लिया ना, तो इसमें देखो उठा के रखो, तो 6 = 2x - 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब बताओ मेरे को कि 6 जो है 9/2 से हम मैपिंग करा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई सेट ए में सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, 9/2 नेचुरल थोड़े ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट बी में ऐसा एलिमेंट मिल गया जो सेट ए में मैप ही नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। बोलो एकदम क्लियर? गुड। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई नो कि थोड़ी सी खिचड़ी पकी है, लेकिन अपन अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिगर नॉट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। ये रहा पहली एक्सरसाइज आपके सामने। बोल रहा कि एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, आर के नीचे स्टार है मतलब जीरो नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे रियल नंबर ऐसे है। 1 1 भी है और ऑन टू भी। आपको पता है कि 1 1 के लिए क्या करोगे? fx1 = fx2 कर दो। तो यहाँ पे देखो 1/x1 = 1/x2, तो यहाँ से क्या आया? x1 = x2 आया। इसका मतलब ये हुआ, ये तो क्या हो गया? 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए मैंने समझाया आपको, fx क्या है? 1/x है, तो लेट कर लो x = 1/y कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो y और x जीरो नहीं हो सकता, तो ये हमेशा डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे रखने पर fx क्या आ जाएगा? तो 1/1/y है ना। तो ये क्या आ जाएगा? fx = y। तो कहने का मतलब ये ऑन टू भी हो गया। ये तो हमने एनालिटिकल तरीके से कर लिया। अब मैपिंग के हेल्प से करते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 रखो, तो 1 का 1/x क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 रखा तो 1/2, 3 रखा 1/3। अब एक बात बताओ मेरे को कि सेट ए और सेट बी दोनों रियल नंबर है, कोई भी एलिमेंट रख लो उसका प्री इमेज तो आपको मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1/100 रख लो, तो 1/100 किससे कनेक्टेड होगा? आप कहोगे सर 100 से कनेक्टेड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी में हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होगा किसी न किसी तरीके से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 1 क्या होता है कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो आप है, तो इसलिए 1 1 हो गया। और ऑन टू क्या होता है? जब सेट बी का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड हो किससे? सेट ए के एलिमेंट से, तो वो ऑन टू होता है। यहाँ पे वो भी है, तो इसलिए 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। अब बोला इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाई एन? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम ए की जगह 2 ले, सॉरी एक्स की जगह 2 ले, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। 1/2 अब बताओ मेरे को नेचुरल है क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी क्या बोल रहा? कुछ तो ये बोल रहा। अच्छा बोला कि अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर दें एन से और वो डोमेन को आर ही रहने दें, ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं अभी कभी। अब ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझो कि ये बोल रहा कि डोमेन को तो वैसे ही रहने दो, सॉरी नेचुरल कर दो, 1 2 3 ये सारा कुछ कर दो, है ना। और को डोमेन को मतलब कि इसको सेट बी को रियल ही रहने दो। अब ध्यान से समझो, 1 अगर रखा x की वैल्यू तो 1/1 क्या होगा? 1 होगा। 2 रखा तो 1/2 2 1/2 होगा। 3 रखा तो 1/3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, सेट ए में के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे कनेक्टेड होंगे सेट बी से, हाँ है ना? बोलोगे हाँ। तो ये 1 1 हुआ क्या? बोलोगे यस सर 1 1 तो हो गया। लेकिन सेट बी में बाकी भी तो रियल नंबर आएंगे, जैसे 2 3 4, क्या वो कनेक्टेड हो सकते हैं क्या सेट ए से? बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ए में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, है ना।
थे, ऑन टू नहीं हुआ, बाकी 1 1 हो गया। बोलो एकदम क्लियर कि दिस फंक्शन जब रिप्लेस कर दिया हमने सेट बी को किससे, नहीं, सेट ए को रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से और सेट बी को वैसे ही रियल नंबर रहने दिया एक्सेप्ट 0, तो 1 1 तो रहेगा लेकिन ऑन टू नहीं रहेगा। होपफुली आपको बहुत ही ध्यान से क्लियर है क्यों। अगला बोला चेक करो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो एन टू एन है तो ये बताओ 1 1 हुआ क्या, बोलोगे यस सर 1 1 मतलब इंजेक्टिव तो हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंजेक्टिव और फिर इधर लिख देता हूँ सर्जेक्टिव, ठीक है। अब ऐसे टिक और क्रॉस करते जाएंगे पर, हाँ सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तो पहले दूसरे का पहला देखो, ये 1 1 हुआ क्या, कहोगे सर एन टू एन डिफाइंड है तो 1 1 तो हो जाएगा। अब सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू हुआ क्या, ऑन टू के लिए आप कहोगे कि सर देखो जो इसका कोड डोमेन है ना वो इसके रेंज के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों, व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ बहुत अच्छे से, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, नहीं रिलेस फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन मतलब नेचुरल टू नेचुरल, वाई है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया कोड डोमेन। बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। अब ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, ध्यान रहे। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 रखा तो इसका बताओ इमेज क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9। यानी मतलब सेट बी में सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन बाकियों का क्या, लाइक 2, 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5 6 9 के बाद 10, 10 किसी से कनेक्टेड होगा क्या, बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो अब मेरे को बताओ 1 1 एक फंक्शन हुआ क्या, बोलोगे हाँ सर 1 1 तो हुआ, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड। अब मेरे को बताओ कि ऑन टू हुआ क्या, बोलोगे सर सेट बी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो कनेक्टेड ही नहीं है, खाली बैठे हैं। खाली बैठना मना है, इनके लिए खाली बैठना गुनाह है, इसलिए ऑन टू नहीं हुआ। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको, वेरी गुड। अब तो ये इंटू हो गया मतलब कि इंजेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव नहीं हुआ। दूसरा जेड टू जेड मतलब इंटीजर टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर करोगे तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आएगा। अभी हम प्लस माइनस दोनों साइन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जेड टू जेड है। अब अगर मैंने कहा कि x1 की वैल्यू 1 लो तो 1 का स्क्वायर 1, -1 लो उसका भी स्क्वायर +1, तो 1 भी 1 से कनेक्टेड है, -1 भी 1 से कनेक्टेड है, तो दो एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड है, तो 1 1 तो नहीं होगा। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए भी मैंने क्या बताया था कि कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। तो अब देखो ये जेड टू जेड डिफाइंड है, फिर इस व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे -1 भी आएगा तो -1 किसी का स्क्वायर रूट हुआ है क्या, कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्यों, क्यों, तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। भाई देखो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में y, है ना। तो रूट में निकालने पर कभी वो जेड के इक्वल आएगा क्या, नेगेटिव नंबर का बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है ऑन टू भी नहीं है। ओके, सेम मैनर में तीसरा देखो रियल टू रियल, रियल टू रियल में तो 1 1 भी नहीं है, और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू जो है वो भी नहीं है, क्यों, अभी रीजन दिया मैंने, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब x3 की बात करें नेचुरल टू नेचुरल, तो ये 1 1 तो हो जाएगा। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेट बी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो खाली बैठे रहेंगे। सेम मैनर में जेड टू जेड है, अब x3 है, अब इसको आपको बताना है, ठीक है, क्या करना है आपको बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। आपको भी पता है क्या, दो सेट बनाओ, सेट ए और सेट बी, ठीक है, आर टू आर बोल रहा, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे सर 1 होगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे सर 1 ही होगा। अब सेम चीज दिख रहा कि दो वैल्यू, अरे बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी, 1.3 1.9 सबका ही 1 ही आएगा, है ना। बहुत सारे एलिमेंट ए में ऐसे हैं जिनका केवल और केवल एक ही इमेज है, इसलिए 1 1 तो नहीं होगा, क्या होगा फिर मेनी 1। बोलो क्लियर है क्या, 1 1 नहीं होगा। ऑन टू की बात करें, सर्जेक्टिव की बात करें तो सेट बी क्या है, सारे रियल नंबर है, तो इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे किसी ना किसी से तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन 1.1 तो आ ही नहीं सकता सेट बी में, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। बोलो क्लियर है क्या, इसलिए सेट बी में सारे के सारे इंटीजर इंटीजर ही आएंगे, तो यहाँ पे इंटीजर जो है वो सब सेट है रियल नंबर का, क्यों, सेट बी रियल नंबर है, इक्वल नहीं है। मैंने क्या समझाया था आपको कि कोड डोमेन जो है इक्वल होना चाहिए रेंज के, अगर ऐसा है तभी ऑन टू है। तो यहाँ पे देखो कोड डोमेन है हमारा क्या, रियल नंबर, और रेंज क्या है, जेड मतलब इंटीजर, इसलिए क्या हुआ कि ऑन टू भी नहीं हुआ। बोलो एकदम क्लियर है क्या, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इतना ही सिंपल है, डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ना तो 1 1 है ना तो 1 2, ये भी सिंपल दिख रहा है, कैसे,
कि यहाँ पे फिर से बनाओ, 1 लो -1 लो, इन दोनों का मॉड क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो दो एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड है, 1 1 नहीं हुआ, बोलो हाँ ना। तो 1 1 तो नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। ऑन टू की बात करें सेम मैनर में, ये जो सेट बी है वो क्या है, डिफाइंड है रियल नंबर, तो इसका कोर डोमेन तो रियल है, लेकिन सेट बी में आवेगा क्या, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आवेंगे, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जब बताओ सेट बी में -2 कभी आ सकता है, भाई मॉड है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव कर देगा, तो -2 खाली बैठा रहेगा, किसी से मैपिंग ही नहीं है उसकी, तो इसलिए ऑन टू भी नहीं हुआ। बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। अब इसमें आपको एक चिंता सता सकती है कि सर ठीक है आप समझा रहे हो, समझ में तो आ रहा है सारा कुछ बहुत अच्छे से, लेकिन इसको हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, है ना, प्रेजेंट कैसे करेंगे सच दैट हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। तो देखो उसके लिए दो तरीका मैंने सिखाया। कौन कौन सा तरीका सिखाया, एक सिखाया ग्राफिकल तरीका और दूसरा तरीका सिखाया एनालिटिकल तरीका। ग्राफिकल तरीका से मैंने अभी समझा दिया, क्वेश्चन करवा के क्या करोगे कि मैपिंग कर दिखा दोगे सेट ए सेट बी में, है ना, और ये दिखा दोगे, जैसे जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे दिखा दोगे, 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 1 एंड -1 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 1। तो नीचे लिखोगे हियर two elements of set A are connected with only one element of set B. Hence, this function is not 1 1 but on many 1. अब on to के लिए कैसे बताओगे, on to के लिए बताओगे कि सेट B, ऐसे बताओगे कि सेट B जो है उसका कोर डोमेन है रियल नंबर, लेकिन उसका जो रेंज है वो रेंज क्या आ रहा, रेंज सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, जेड पॉजिटिव, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जेड पॉजिटिव नहीं आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। तो ये कह दो कि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या नहीं हुआ, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। अब बात आती है एनालिटिकल तरीके से कैसे करोगे। ऑन 1 1 को पहले देखो, तो मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2 दिखाओगे, यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल इक्वल नहीं आया, प्लस माइनस में आ रहा है इक्वल, इसलिए हम कहेंगे कि ये 1 1 नहीं हुआ। अब इसके लिए कैसे दिखाओगे, y इक्वल टू मॉड x है, तो यहाँ पे लेट x की वैल्यू कुछ भी हम लेट कर लें वो हमेशा क्या आएगा, मॉड y के इक्वल आएगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं पा रहा। अब नेगेटिव आ नहीं पा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है। होपफुली आपको दोनों तरीका एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड समझ में आए, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, उतना तो आई थिंक आप लिख ही लोगे, बोलो हाँ ना। अब पांचवा है सिग्नम फंक्शन। याद करो ये सारे के सारे 11th क्लास के जितने भी हमने टाइप ऑफ फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था बहुत अच्छे से, वो सारा क्वेश्चन 1 by 1 सब कुछ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलो पांचवा क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आसान है, आराम से कर लोगे आप। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला सेट ए है 1 2 3, बी है 4 5 6 और इस तरीके के फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो करना है, एफ जो है 1 1 है। सिंपली क्या करोगे, ये जो हमें ऐसे गिवन है फंक्शन है, इसको मैपिंग फॉर्मेट में लिख लो। 1 2 3, 1 कनेक्टेड है किससे, 4 से, 2 है 5 से और 3 है 6 से। अब यहाँ पे देखो, कहोगे सर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, हेंस इट इज 1 1। 1 1 भी हो गया। ऑन टू की बात किया जाए तो कहोगे सर ऑन टू भी है, क्यों, क्योंकि सेट बी में सारे कितने, ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सेट बी में 4 5 6 है और 7 भी है, लेकिन 7 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, बाकी 1 1 हो जाएगा। बोले एकदम क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, बोला ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में चेक करो कि 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है कि नहीं। अब आर टू आर डिफाइंड है, ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने किया कि अगर लीनियर होगा तो 1 1 भी होगा, क्या 1 1 भी होगा, और ऑन टू भी होगा, क्या, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि आर टू आर डिफाइंड। सेम मैनर में अगर स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर केस में क्या होगा, अगर आर टू आर है तो 1 1 तो नहीं होगा, और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी नहीं होगा। एकदम क्लियर। अच्छा करके दिखा दो, चलो करके दिखा देता हूँ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आर टू आर डिफाइंड है। देखो क्वेश्चन है कि फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल, और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोनों तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मैं दिखाता हूँ ग्राफिकल तरीके से इसको सॉल्व करना, और दूसरा दिखाता हूँ एनालिटिकल तरीके से। क्या 1 1 तो मैंने दिखा दिया, ऑन टू ही दिखाना है ना, 1 1 तो एकदम क्लियर है, आपको कहीं पे कंफ्यूजन है। ओके गुड। चल ग्राफिकल तरीके से कैसे दिखाओगे, यहाँ पे बनाओगे डोमेन, यहाँ पे बनाओगे रेंज। कहोगे कि देखो ये रेंज जो है, रेंज क्या है, रियल टू रियल है, रियल है, सारे के सारे नंबर रियल होने चाहिए। और डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन में भी रियल आना चाहिए, और एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो रियल में, है कि नहीं। तो 1 रखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 रखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 भी कनेक्टेड है 2 से और -1 भी कनेक्टेड है 2 से, इसलिए 1 1 तो नहीं हुआ। अब बात आती है कि ऑन टू के लिए, तो देखो ये 2 5 ऐसे ही -1 भी होगा, क्यों, क्योंकि भाई आर टू आर डिफाइंड है, तो सेट बी में तो रियल नंबर सारे के सारे आएंगे, लेकिन बहुत सारे रियल नंबर ऐसे होंगे जैसे माइनस नेगेटिव वाले सारे के सारे,
जो कभी मैप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई 1 + x² जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बोलो हाँ ना? ये अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, तो नेगेटिव वाले किससे कनेक्टेड होंगे? किसी से नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ग्राफिकल तरीका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। अब एनालिटिकल तरीका, पहले 1 1 के लिए है ना, 1 1 के लिए एनालिटिकल तरीका देखो ध्यान से। क्या कहोगे सर? fx1 = fx2 होना चाहिए, कर दो। 1 + x1² = 1 + x2²। 1 से बन गया, x1² = x2²। तो अगर इक्वल करोगे तो प्लस माइनस में ध्यान रहे, बस स्क्वायर से स्क्वायर कट मत कर देना। तो यहाँ पे बोलोगे हेंस नॉट 1 1, क्योंकि अगर x1 = x2 आता बस तो कहते 1 1, हेंस नॉट 1 1। बताओ 1 1 क्लियर हो गया क्या? वेरी गुड। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए मैंने क्या समझाया था कि अगर fx = है 1 + x², तो x की कुछ ऐसी वैल्यू रखो, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx जो है वो y बन जाए। तो बताओ x की ऐसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए y बन जाए। तो कहोगे सर हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू आप एक काम करो, रख दो x = रूट के अंदर y-1। तो बात आती है ठीक है, अगर रूट के अंदर y-1 हम रखें तो रख तो सकते हैं, लेकिन ये तभी डिफाइंड है जब y > 1 हो। लेकिन यहाँ पे R2R है, R2R का मतलब रियल टू रियल, मतलब y की वैल्यू सारी रियल नंबर है। बोलो हाँ? तो इसलिए ये रख ही नहीं सकते। बोलो क्लियर? गुड। तो इसलिए fx = y कभी आ ही नहीं सकता, और इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हुआ। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट। फिर 8वां बोल रहा है कि सेट ए और बी दो सेट है, शो करना है a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के साथ क्या कर रहा फंक्शन है, सच दैट a b फंक्शन = b a बाइजेक्टिव फंक्शन है। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले बहुत ही अच्छे से, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा, कि एक दो सेट है ए और बी, और फंक्शन डिफाइंड है a क्रॉस b से b क्रॉस a में। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a। ओके, और साथ में ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि ये फंक्शन ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। बोल रहा है कि फंक्शन है a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a, ये हमें फंक्शन डिफाइन करके दिया है। अब हमें पूछ रहा कि चेक करो ये बाइजेक्टिव है नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव हमें चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, मतलब 1 1 और ऑन टू। बोलो क्लियर है क्या? गुड, चलो अभी करके देखते हैं। तो मैंने आपको समझाया, मान लो कि सेट ए और बी, ए क्रॉस बी में कई सारे एलिमेंट है। मान लेते हैं कि A1 है ना, B1 एंड A2 B2 ए का जो है बिलोंग करते हैं A क्रॉस बी। ऑब्वियसली बिलोंग करेंगे A क्रॉस बी में, है कि नहीं? अब मेरे एक बात बताओ, f ऑफ A1 B1 क्या हो जाएगा? कहोगे सर वो डिफाइंड है हमें इस तरीके से, तो ये चेंज हो जाएगा B1 A1 हो जाएगा। बोलो हाँ ना? और f ऑफ A2 B2 क्या हो जाएगा? कहोगे सर ये हो जाएगा B2 और A2 के इक्वल। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है आपको? बोलो हाँ ना? अब ध्यान समझो, फॉर 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते थे? हम करते थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पे x1 x2 क्या है? एलिमेंट है, किसमें? A क्रॉस B में। ठीक है, अब A क्रॉस B में यही दोनों एलिमेंट हमने चेक किए है। बोलो हाँ ना? तो इनको इक्वल लिखा, f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ A2 B2। किसके लिए? 1 1 के लिए। बोलो हाँ ना? अगर यहाँ से A1 = A2 B1 = B2 आ रहा है तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो A1 B1 को हमने अभी क्या लिखा, ये लिखा B1, A1 है ना, ये हो जाएगा B1, A1। सेम मैनर में ये भी हो जाएगा B2, A2। कैसे? ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड है फंक्शन। ये देखो ना, फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, क्या कि f ऑफ a b = b, a है। एकदम क्लियर? गुड। अब यहाँ पे देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहाँ से आ गया B1 = B2 एंड A1 = A2। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के इक्वल आ रहा है क्या? बोलोगे हाँ सर, तो इसलिए 1 1 हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एक काम करता है, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करके आपको एक ही पेज पे दिखा देता सारा कुछ। फिर से समझाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने दो एलिमेंट मान लिया A1 B1 और A2 B2 जो बिलोंग करते हैं A क्रॉस B में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि फंक्शन ऑफ A, B इज इक्वल टू B, A है ना। तो A1 B1 क्या हो जाएगा? B1 A1। और फंक्शन ऑफ A2 B2 क्या हो जाएगा? B2 A2। अब 1 1 के लिए हम जानते हैं, एक कंडीशन हम लगाते हैं क्या, कि f ऑफ x1 = f ऑफ x2 होना चाहिए। x1 x2 क्या है? जो हमारा डोमेन है, डोमेन क्या? A क्रॉस B के एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
x1 x2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, हमारा डोमेन है। याद कीजिए जैसे आर टू आर करते थे तो आर डोमेन होता था और ये वाला आर को डोमेन होता था। सेम मैनर में यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, डोमेन और को डोमेन हो जाएगा। एकदम क्लियर है क्या? उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते गए और यहाँ से आ गया b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू a2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 तो हो गया। गुड। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान में देना है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या गिवन है हमें, बी कॉमा ए गिवन, और हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी से, कैसे, बी क्रॉस ए में। तो इसका को डोमेन जरा मेरे को बताओ। कहोगे सर इसका को डोमेन तो हो जाएगा बी क्रॉस ए, और इसका जरा रेंज बताना। तो रेंज कहोगे कि सर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, बी क्रॉस ए आ रही, मतलब कि अगर हम वहां पे ए क्रॉस बी रखेंगे ना तो इक्वल टू किसके आएगा, बी क्रॉस ए के आएगा। इसका मतलब बी क्रॉस ए, बी कॉमा ए को हम बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को कि को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ गया क्या? तो बोलोगे यस सर। तो इसलिए को डोमेन इक्वल टू रेंज, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू भी हो गया। एकदम अच्छे से क्लियर। फिर से समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। देखो फंक्शन डिफाइंड है फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तो हमने ये कहा कि फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, मतलब डोमेन है ए क्रॉस बी और को डोमेन है बी क्रॉस ए। तो को डोमेन तो हमने लिख लिया बी क्रॉस ए। रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होता है, ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। तो रेंज वही होता है जो कनेक्टेड है, कैसे, फंक्शन के थ्रू। तो फंक्शन में हमने ए बी रखा तो हमें मिला क्या, बी ए मिला। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ए बी था तो किससे कनेक्टेड होगा, बी ए से। यहाँ पे A2 B2 होगा तो किससे कनेक्टेड होगा, B2 A2 से। सेम मैनर में A3 B3 होगा तो किससे कनेक्टेड होगा, कहोगे सर B3 A3 से। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो को डोमेन में आएंगे वो रेंज के इक्वल होगा, मतलब कनेक्टेड जो होगा वो रेंज होता है और रेंज किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के। हेंस C इक्वल टू आर, मतलब को डोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन हो गया। बोलो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ। तो अभी टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल है 12 क्वेश्चन। इसके बाद हम मिसलेनियस भी करेंगे। फिगर नॉट एकदम बच्चों वाली चीजें हैं आपकी एनसीईआरटी, तो इसलिए बिना मिसलेनियस किए अपन नहीं जाएंगे। मिसलेनियस नहीं कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, समझ रहे हो क्या? ओके, अभी होमवर्क भी तो देना है आपको और साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टास्क भी देना है। तो सारा कुछ करेंगे, डोंट वरी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 9th बोल रहा एन टू एन डिफाइंड है, एन का मतलब नेचुरल नंबर है ना, ऐसा जब एन ऑड हो और ऐसा जब एन इवन हो। तो चेक करो कि जहां पे बाइजेक्टिव है कि नहीं। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर एन की वैल्यू ऑड रखोगे तो ये हमेशा क्या दे देगा, वैल्यू नेचुरल दे देगा। इवन रखोगे तो ये भी नेचुरल आएगा, तो ये हमेशा नेचुरल ही आएगा। इसका मतलब कि सारे के सारे कनेक्टेड है किससे, किसी न किसी से, है ना। यहाँ पे क्या करोगे, डोमेन, यहाँ पे कोडोमेन। अब यहाँ पे 1, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो ऊपर वाले में, क्यों? क्योंकि ऑड है। तो 1 + 1/1 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 रखो तो 2/2 क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये भी 1 आएगा। अब बताओ 1 1 हुआ क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मैं सेम मैनर में 3 रखो तो 3 + n 1/2 क्या आ जाएगा, तो कहोगे 3 रखोगे तो ये आएगा 2, 4 रखो तो भी आएगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 4 भी कनेक्टेड है 2 से। सेम मैनर में जो सेट बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन सेट ए में 2 एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड है। तो 1 1 नहीं हुआ लेकिन ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू क्यों हुआ, क्योंकि सेट बी में कोई खाली ही नहीं बैठा, सारे के सारे किसी ना किसी से कनेक्टेड है। बोलो हाँ। तो 9th भी हो गया। सेम मैनर में 10th कर लोगे क्या, आसान है कि ए से बी डिफाइंड है और फंक्शन है इतना, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। कैसे करोगे, सिंपली चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है f(x1) इक्वल टू f(x2) करो किसके लिए, फॉर 1 1। ऐसे लिखोगे फॉर 1 1, फॉर 1 1 के लिए x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो ये देखो x2 माइनस x3 है, x1 x1 इधर x2 x2 हो जाएगा, है कि नहीं? यही है, एक बार देख लेते हैं। तो ये है, हाँ 2 3 नीचे ऊपर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 x2 माइनस 3x1 प्लस 6 माइनस 2x2, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा, क्या बोलोगे, यस सर। 6 से 6 गया, x1 से x1 x2 गया। अब x1 को एक तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस 2x2 प्लस 3x2 और उधर हो जाएगा माइनस 2x1 प्लस 3x2। यहाँ पे देखो x1, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए मैंने क्या समझाया था, ऑन टू के लिए मैंने समझाया था कि अगर हमारा फंक्शन है x माइनस 2 y माइनस 3, सॉरी x माइनस 3, तो इसको इक्वल टू y मान लो, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो।
तो x की वैल्यू निकालो जरा। तो y x-2 इक्वल टू हो जाएगा y x-3। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -3y+2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3y होल अपॉन 1 - y। ठीक है। अब x की वैल्यू अगर इतना उठा के इसमें रखोगे ना, इसमें f ऑफ 2 - 3y अपॉन 1 - y करोगे तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, y के। तो कहोगे कि यस सर। अभी डिफाइंड है फ्रॉम r टू r के लिए, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिल्कुल। तो a फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो 1 भी है, ऑन टू भी है। होपफुली आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ एनालिटिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड भी आप चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11-12 क्या है, ये है दोनों के दोनों एमसीक्यू, बच्चों वाली चीजें आपको पता है। x की पावर 4 है, r टू r डिफाइंड है, बताओ 1 ऑन टू होगा क्या। कई बार करके देखा, एक्स स्क्वायर की तरफ कर लो, एकदम आसान, जैसे बताया तो वैसे। 3x है तो 1 होगा क्या, बोलोगे यस सर। ऑन टू होगा क्या, बोलोगे यस सर। क्यों, क्योंकि r टू r डिफाइंड है ना। तो 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। अब अगले एक्सरसाइज पे जाने के पहले थोड़ा सा इंतजार। क्यों, क्योंकि अभी आपको मिलने वाला है आपके काम की चीज। काम की चीज तो ऑब्वियस ये भी है, लेकिन और ज्यादा काम की चीज, एंड दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये रहा आपके सामने क्लास 12 के लिए 13 वीक में हम कंप्लीट करेंगे, आपको मालूम ही है। तो ये रहा पहला टास्क आपके सामने। क्या, ध्यान से देखो। वीक 1 का टारगेट है, 3 चीजें आपको मिल रही है। क्या क्या, फंडामेंटल वैल्यूज, स्किल डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्या करना है, कैसे, ध्यान से सुनिए। क्यों, सच दैट आप पूरे वीक के लिए बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो आपको अभी के लिए है ना, अपने पे काम करना है पूरे एक हफ्ते के लिए, कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो और अपने फ्यूचर गोल सेट करो। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हो, देखो कोई भी इंसान कैसे जाना जाता है, वो जाना जाता है अपने 3-4 चीजों की वजह से। एक स्ट्रेंथ की वजह से, एक वीकनेस की वजह से। फिलहाल के लिए आप 2 पे काम कीजिए, बाकी भी चीजें होती है वो आगे मैं बताऊंगा। स्ट्रेंथ लिखो, अपनी वीकनेस लिखो, है ना। आराम से, थोड़ा टाइम लेकर, ऐसा नहीं जल्दबाजी में कि नहीं नहीं करना है तो बस इसलिए कर रहे हैं, नहीं। आराम से, जल्दबाजी में नहीं, टाइम लेकर अच्छे से करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस अपना लिखो अच्छे से। फिर उसके बाद अपना फ्यूचर प्लान बनाओ। फ्यूचर प्लान का मतलब ये होता है, उसमें 3 टाइप के प्लान आते हैं। क्या क्या, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है अगले 2 महीने का आपका क्या प्लान है। मीडियम प्लान की इस पूरे साल के लिए आप क्या प्लान करना चाहते हो। और लॉन्ग प्लान हो गया कि अगले 2-4 साल, 5 साल, है ना। या फिर 12th के बाद आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, ये लॉन्ग प्लान हो गया। बोलो हाँ, है ना। तो ये सारा कुछ आपको थ्रू आउट द वीक करना है। कितना, एक वीक के अंदर ये सारा कुछ करना है, मतलब कि इस पे टाइम देना है डेली बेसिस पे, और इसको कंप्लीट करना है एक वीक के अंदर, है ना। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। कौन से स्किल में काम करना है आपको, नेटवर्किंग और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। देखो अभी 12th में आ गए, ऑब्वियस है 11th क्लास के कुछ बच्चे जानते ही हैं, आपसे इंटरेक्शन तो रहा ही होगा, दोस्ती यारी, है ना। साथ में आप इंटरेक्ट करो बाकी स्कूल के बच्चों से, या फिर कोचिंग में जा रहे हो वहां पे, है ना। नेटवर्किंग, कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को, कैसे बात करते हैं, कैसे नए फ्रेंड बनाते हैं, इस पर्टिकुलर स्किल पे आप काम करो। मतलब अल्टीमेटली सोशलाइज करने को मैं बोल रहा कि सोशलाइज करो, ये स्किल आपको आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कल को कॉलेज में जाओगे कोई नहीं जानता रहेगा आपको बिना सोशलाइजेशन के। वहां पे आप आइसोलेशन में फील करते हैं, और बहुत सारे इंट्रोवर्ट बच्चों को तो मैंने ऐसा देखा है कि वहां पे कोप अप ही नहीं कर पाते, सालों साल बीत जाते हैं, समझ रहे हो क्या। इसलिए जरूरी है सोशलाइज करना, नेटवर्किंग करना। कैसे, बस छोटा सा अप्रोच आपको रखना है, जाकर एक पर्सन से डेली बेसिस पे ऐसा कर लो कि हमें जान पहचान बनानी है। ठीक है, हफ्ते भर के लिए फॉलो करना है, तो पूरा 7 दिन है, तो 7 लोगों से आप अच्छे नेटवर्किंग कर लोगे। अगर एक दिन में एक ही लोगों को भी टारगेट करो तो बोलो, एकदम क्लियर रहेगा। गुड, कहाँ से कर सकते हो, जहाँ पे भी जाते हो, जैसे अगर कोई स्पोर्ट खेलने जाते हो, वहां पे लोग आते हैं, वहां पे मिल सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, ट्यूशन में कर सकते हो, बहुत जगह है। ठीक है। अब फंडामेंटल वैल्यू हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तीसरा, क्योंकि आज के जो जेनजी का हालात है ना, देख के ऐसा लगता है कि रेशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब के सब घोल के पी गए हैं, लेकिन इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं है कि हाँ उनके अंदर है। तो इसलिए आपको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्परामेंट। मैं ओवरऑल ऐसे जिंजी को टारगेट नहीं कर रहा, मिलेनियन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है तो इसलिए मैं बोल रहा। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए क्या करना है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग और बाइसेस। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जिंजी पॉपुलेशन, तो हो सकता है मेरा बाइसेस हो कि मैं जिंजी को ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू मिलेनियल्स। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे ही बाइसेस अपने अंदर ऑब्जर्व करने हैं, किस टाइप के बाइसेस होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कि अगर कोई सामने पर्टिकुलर ऑप्शन बता रहा
कि तेरे को जेनजी मिलेनियल्स है ना, इन सबको टारगेट करना है या फिर और भी पुराने लोगों को, तो आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे किस बेसिस पे, है ना, किस बेसिस पे हम उन्हें जज करें या फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, उसका पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हो और फिर ढंग से एनालाइज कर सकते हो, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो क्या करना है आपको, क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या, कोई भी टॉपिक हो सकता है ना, कि अंधविश्वास जो आज के ज़माने में सोसाइटी में बढ़ रहा है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, उसके पीछे का कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, ये सारा कुछ। इसी तरीके से अपने स्कूल का कोई भी चीज़ कर सकते हो, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, कहाँ पे आप बेहतर करते हो, कहाँ पे आप शर्माते हो, मतलब ऊपर दोनों की दोनों जो चीज़ें मैंने बताई उसके रिगार्डिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे डेवलप कर सकते हो। साथ में बाइसेस, किस टाइप के बाइसेस होते हैं, जस्ट 3 मोस्ट कॉमन बाइसेस आप सर्च करो गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बाइसेस हमारे अंदर होते हैं। बोलो हाँ, है ना। तो इन्हीं तीनों पे काम करना है आपको इस पूरे पूरे हफ्ते के लिए। ओके, चलो अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। तो देखो ये तो मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन ये जेई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनो। बोर्ड में आई डोंट थिंक ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस सिलेबस में भी आई डोंट थिंक ये है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे क्यों, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, आप समझो ध्यान से। दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स। मैंने कहा कि एफ एक्स का जो डोमेन है वो है एक्स, रेंज जो है वाई है। अगर यही जस्ट उल्टा हो जाए जी के लिए, मतलब उसका डोमेन बन जाए वाई और रेंज बन जाए एक्स, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्टिबल है, मतलब इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। बोलो इतना बात समझ आया आपको क्या? अरे हाँ, है ना, गुड। तो इसी को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अब कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है क्या? एफ इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालो तो एफ इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। एकदम क्लियर, गुड। अच्छा, रेसिप्रोकल और इनवर्स दोनों अलग है। इनवर्स क्या है वो मैंने बता दिया, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डोमेन रेंज हो जाए और रेंज डोमेन हो जाए। बोलो एकदम क्लियर यहाँ तक, गुड। अब क्या करना है आपको कि काम की चीज मैंने बता दिया, अब उसके बाद क्वेश्चन है। ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो रिलेवेंट है आपके लिए उसको अपन यहीं पे समझा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ कि शो करो कि ये फंक्शन जो है वन वन और ऑन टू दोनों है। तो कैसे करोगे, अभी इतने सारे क्वेश्चन अपन ने किए, क्या वन वन के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखाओगे। अब बोलोगे सर लेकिन यहाँ तो मॉड है, कैसे कर पाएंगे। मॉड के लिए एक काम करो ना, ये फंक्शन डिफाइंड है -1 से लेकर 1 के लिए, तो इसको डिफाइन कर लो -1 से 0 के लिए, तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। एक काम करता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, डोंट वरी। ये देखो, ये है हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, और x जो है डिफाइंड है फ्रॉम -1 to 1, है ना। तो अब यहाँ पे लिख लो फॉर x जो है -1 से 0 के लिए, -1 से 0 के लिए क्या हो जाएगा, मॉड x क्या आएगा, कहोगे सर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि याद कीजिए मैंने डिफाइन किया है फंक्शन को, मॉड x को 11th में भी बताया था, फिर से समझाता हूँ। मॉड x जो है x होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और -x होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल है मॉड का पॉजिटिव होना, क्या पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करना। अब अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो x के इक्वल ही होगा, कोई जरूरत ही नहीं उसको। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको रिन्फोर्स करना पड़ेगा नेगेटिव के साथ, सच दैट कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके ओवरऑल पॉजिटिव क्रिएट करे। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो अब यहाँ पे मॉड एक्स क्या हो गया, -x हो गया। अब यहाँ पे कर तो 1 1 के लिए, किसके लिए, फॉर 1 1, फॉर 1 1 1 1 के लिए मैंने क्या सिखाया था, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखाओगे। अब यहाँ पे कर दो, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, याद करो, एक्स एक्स x-2 x-3 वाला टाइप का क्वेश्चन। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना, अरे भाई हाँ, है ना। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे इसको तो देखोगे x1 इक्वल टू x2 आएगा। सेम मैनर में ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए मैंने क्या समझाया था आपको, ऑन टू के लिए मैंने समझाया था आपको कि अगर एफ एक्स हमारा y है तो एफ वाई दिखा दो कि x आ जाएगा। कैसे, इस क्वेश्चन के लिए कैसे दिखाओगे, यहाँ पे एफ एक्स है हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पे लेट कर लो इसको y इक्वल टू वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स वाई। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। अब क्या करो, इस फंक्शन में रख दो f ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। तो दिखाओ कि यस, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू वाई, ये दिखा दिया, बस हो गया। ये दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, क्यों? क्योंकि डिफाइंड फ्रॉम R to R। सेम मैनर में -1 से x के लिए आपने देखा,
सॉरी -1 से 0 के लिए देखा, किधर गया किधर गया किधर गया, एक मिनट, हाँ ये आया इधर। हाँ -1 से 0 के लिए देखा था तो यहाँ पे नेगेटिव आया था, बोलो हाँ है ना। मॉड एक्स हटाया तो क्या है, नेगेटिव आया। सेम मैनर में 0 से 1 के लिए अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से कर लो, यहाँ पे देखो कि फॉर 0 से 1 के लिए x की अगर वैल्यू हुआ तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि y इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्यों, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉड x इक्वल टू x होगा, है ना। अब इसके लिए भी चेक कर लो, फिर इसे वही 1 1 ऑन टू दोनों आएगा तो हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। दूसरा क्वेश्चन, शो करना है कि इंजेक्टिव है, कई बार कर चुके हैं, आपको पता ही है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, बाइजेक्टिव का मतलब 1 2 और 1 1 और 1 2 दोनों, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, नॉन एम्प्टी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है। कंसीडर px व्हिच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। क्या, कंसीडर px जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज। ओके, कैसे फॉलो करता है कि सबसेट है a और b, किसमें px के सबसेट है ना। a जो है वो रिलेटेड है b से, और a और b के बीच में रिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब a सबसेट हो b का। तो बोला क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये हो गया बहुत ही ज्यादा भारी चीज, आई नो डोंट वरी। इसको मैं एकदम सिंपल वे में एग्जांपल के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे को लेकर आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। बोल रहा, ओके थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा कि x जो है एक नॉन इम्पटी सेट है, मान लेते हैं नॉन इम्पटी है, तो इसमें 2 एलिमेंट, चलो 3 एलिमेंट आपकी सहूलियत के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा कि जो px है ना, वो सारे के सारे क्या है, सबसेट का सेट है। तो ये फाइव हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्योंकि कितने होंगे आपको पता है, 2 के पावर 3 करने पे टोटल 8 सबसेट आएंगे, राइट। तो इन सबको लिख लो, सबको लिख लेते हैं, डोंट वरी, एकदम अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, चलता है कि नहीं। ए कॉमा सी हो गया, और चौथा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी और सी, टोटल 8 हो गए क्या, वेरी गुड। अब ये पी एक्स हो गया, साथ में बोल रहा कि ए एंड बी जो है इन्हीं में से कोई ना कोई है। मान लेते हैं ए है हमारा ए कॉमा बी, और बी है कितना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। अब हमें बोल रहा है कि ए जो है रिलेटेड है बी से, कब, जब ए सबसेट हो बी का, यहाँ पे दिख भी रहा सबसेट है, वेरी गुड। अब बोला कि ये जो रिलेशन है बताओ मेरे को कि इक्विवेलेंस है क्या। अब इक्विवेलेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंस के लिए पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए याद कीजिए मैंने क्या बताया था, ये जो है खुद का सबसेट तो हो ही सकता है, बोलो हाँ ना, बोलोगे यस सर। तो इसलिए ए जो है, ए रिलेटेड है विद ए, तो ए रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक की बात करें, अगर ए सबसेट है बी का, तो क्या बी सबसेट हो सकता है क्या ए का, बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। इसलिए अगर ए रिलेटेड है बी से, तो बी इज नॉट रिलेटेड विद ए, है ना। तो इसलिए कहोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि भाई अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हुआ, बोलो हाँ है ना, गुड। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, होपफुली आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से क्लियर, ठीक है। चलो चौथे बात है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट एक से लेकर एन तक, कहा टू इटसेल्फ। अब एकदम बेस्ट क्वेश्चन है किसके लिए, जेई के लिए, है ना, लेकिन है बहुत ही सिंपल। तो एक काम करता मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा। बोला कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक एन तक। बोला अगर इसको इससे ही मैप कराया जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये हो गया 1 2 3 कहां तक एन तक, और ये भी हो गया 1 2 3 कहां तक एन तक। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन टू फंक्शन मैंने क्या समझाया कि सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, किसी से भी कनेक्टेड हो, लेकिन किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। अब बताओ 1 जो है किससे कनेक्ट हो सकता है, ओके सर किसी से भी कनेक्ट करा दो, क्या फर्क पड़ता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, किसी से भी। तो टोटल कितने तरीके हो गए, कहोगे सर n तरीके हो गए, क्यों, क्योंकि 1 जो है किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, एंड देयर आर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ वेज इन विच 1 कैन कनेक्ट विद एनी ऑफ देम इज n। वेरी गुड। मैंने कहा आप बताओ 2 किससे कनेक्ट कर सकता है, बोलोगे सर देखो 1 जो है वो तो कनेक्ट कर गया किसी न किसी से, अब बचे कितने n-1, तो 2 जो है n-1 से कर सकता है, अगला n-2 से, फिर अगला n-3 से, ऐसे ही लास्ट वाला जो n है वो किससे कनेक्ट कर सकता है, बोलोगे सर सबसे कोई ना कोई कनेक्ट हो गया, केवल एक ही बचा,
इसलिए 1 से कर सकता है ना। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो जरा, मेरे को बताओ ये क्या आता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है क्लास 11th में, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आता है, n फैक्टोरियल। बोला एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो बना सकता है सेट ए खुद से ही, वो कितने हुए, n फैक्टोरियल। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर आपको, वेरी गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चन और बचे, है ना, तो उसको भी फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेट ए है -1 0 1 2, बी है -4 -2 0 2। अब फंक्शन दो है एफ और जी, ए टू बी में मैपिंग है। फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन है इतना, एक्स बिलोंग करता है ए में, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ए में से -1 हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है ना। और जी एक्स जो है ऐसे डिफाइंड है, और यहाँ पे भी एक्स बिलोंग करता है ए। बोला कि क्या एफ और जी इक्वल से है क्या। तो देखो इसी क्वेश्चन में आगे हिंट भी दिया है कि एक बात नोट करो, क्या कि जब दो फंक्शन ए से बी और ए से बी जब दोनों सेम के लिए डिफाइंड हो, तो एफ ए इक्वल टू, अगर जी है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग टू ए, तो इसको हम इक्वल फंक्शन बोलते हैं। सिंपली रख के चेक कर लो कैसे, कि एक्स की वैल्यू -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 -1 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 रखो, तो कहोगे सर -1 रखने पर ये आ जाएगा 2 -1 -1/2, ये आ जाएगा -3/2। तो 3 मॉड 2 से 2 गया, -3 का मॉड 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 2 रखने पे ये भी 2 आया, 0 रखो तो ये 0 हो गया, 0 रखो तो ये आ जाएगा कितना, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 पे 0 आया, 1 पे तो ये 0 आएगा, और 1 पे ये देखा जाए तो ये भी 0 आएगा, शाबाश। 2 पे यहाँ पे देखो 4 में से 2 गया 2 आएगा, और 2 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ ए इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इसलिए दोनों फंक्शन क्या हो गए, इक्वल फंक्शन हो गए। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, शाबाश। 2 क्वेश्चन और बस खत्म पूरा एक्सरसाइज आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बोला सेट ए है 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 और 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जेई के लिए, तो एक काम करता हूं मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। बोला कि नंबर ऑफ रिलेशन बताना है जिसमें 1 2 और 1 3 हो। तो पहले तो ये समझो कि 1 2 और 1 3 होने के लिए जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, क्या क्या चाहिए हमें। एक रिलेशन ऐसा चाहिए जिसमें अगर 1 2 और 1 3 है ना, तो उसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा, 2 2 भी होना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 है, राइट। 3 3 भी होना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब सिमेट्रिक होने के लिए 1 1 तो 2 2 भी हो गया, 1 2 है तो 2 1 भी होना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। और 1 3 है तो 3 1 भी होना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, क्या समझो ध्यान से, ये बोला कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। अब ध्यान से समझो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाने के लिए 1 2 1 3 को ये सारा कुछ हमने ऐड किया किसमें, इस पूरे रिलेशन में। अब बस ये चेक करना है कि इसमें कोई रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो, है ना। तो देखो 1 1 1 3, ठीक है, और 1 3 है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो इसको ट्रांजिटिव अगर हमें बनाना है तो हमें एक पेयर ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सा, ध्यान से देखो, 3 1 है और 1 2 है। तो अगर 3 1 है, 1 2 है, तो 3 2 भी होना पड़ेगा। और 3 2 होने के लिए और इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों पेयर ऐड करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना रिलेशन बना, केवल और केवल एक ही रिलेशन बना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोल रहा है कि सेट ए में है 1 2 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस का मतलब तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, है ना, कंटेनिंग 1 2 कितने हैं। अब ध्यान से समझो, अगर 1 2 है तो बताओ कि वो रिलेशन क्या बन जाएगा। कहोगे सर रिलेशन बन जाएगा, देखो 1 1 को ले लो, 1 2 को भी ले लो, साथ में 2 2 को भी लो और 2 1 को भी लो। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है। अब 1 2 है तो 2 3 भी नहीं, इससे ही काम चल जाएगा क्या। देखो 1 1 1 2 2 2 2 1। अब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब ये तीनों के तीनों हो गया, गुड। एक तो रिलेशन हमारा बन गया, और कोई बन सकता है क्या, ध्यान से समझो। अब दूसरा रिलेशन जो यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा, एक क्रॉस ए करने पे टोटल कितने आएंगे, 3 × 3 9 आएंगे। 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2, है ना, ऐसे करके। चलो लिख ही देता हूं मैं, 1 1 1 2 2 3 3। अब 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 2 तो हो गया 2 3, फिर 3 1 और 3 3। ये सारे के सारे आ गए, राइट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया इस पर्टिकुलर सेट के लिए।
यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो एक रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन ये हो गया। देखो दोनों में 1,2 है क्या? बिल्कुल हाँ। तो इसलिए केवल और केवल दो इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है जिसमें 1,2 एकदम क्लियर हुआ। ऊपर वाले में केवल और केवल एक पॉसिबल था जिसमें ये हो 1,2 और 1,3, जबकि ये क्या होना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए था, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए था। अगर ये कंडीशन हटा देता, बोलता है कि ट्रांजिटिव भी हो, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें भी टोटल कितने पॉसिबल थे? दो। क्यों? एक तो ये जो मैंने लिखा और दूसरा कौन सा? यूनिवर्सल वाला। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। होपफुली आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन टैकल करना आगे हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से। होपफुली आपके नोट्स भी बन के तैयार हो गए होंगे और एक एक चीज आपका क्लियर भी हो गया होगा। अब मेन चीज जो कि है होमवर्क। अब ध्यान से होमवर्क लेते हुए जाइए। पूरे हफ्ते के लिए है, आपको पता है, पूरे वीक के लिए आपको होमवर्क मिलता है ना? होमवर्क क्या है? दो फ्रंट पे होमवर्क मिलता है, आपको पता है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, साथ में हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी 3 स्किल बता दिया है आपको। 3 चीजें क्या क्या? फंडामेंटल वैल्यूज, साथ में स्किल सेट, और लास्ट क्या था हमारा? साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये तीनों आपको थ्रू आउट द वीक करना है। कैसे? होपफुली डिटेल में समझाया मैंने, वही चीजें फॉलो करना है। अच्छा, एक डायरी बना लो जिसमें ये सारी की सारी चीजें करते हुए चलो, है ना? एक जगह रहेगा तो मजा आएगा करने में भी और अच्छा भी रहेगा। एकेडमिक एक्सीलेंस में क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगले 6 दिन है आपके पास, क्यों? क्योंकि पूरे एक वीक बाद आप अगला चैप्टर देखोगे। तो एक हफ्ते में क्या करना है? 2 दिन दो आप एनसीईआरटी को। बात आती है सर आपने एनसीईआरटी करवाई तो दिया, नहीं, वो मैंने करवाया है। आपको क्या करना है? खुद से सारे एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, हाँ, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है अपने से। जहां पे भी भूलो बिसरो इस लेक्चर को देखो। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप उठाओ। क्या एग्जाम्पलर उठाओ, उसको बेहतर करो, उसको सॉल्व करो बेहतर ढंग से। तीसरा, आपको क्या करना है? एग्जाम्पलर भी आपने सॉल्व कर लिया, अब आर डी शर्मा या कोई अदर बुक उठाओ, उसके कम से कम 30 क्वेश्चन करो। अगर इतना आप होमवर्क कर लेते हो, ये पहले 2 दिन में, फिर अगले 2 दिन में, फिर अगले 2 दिन में, तो आप समझो कि मैथमेटिक्स में एक बेहतर पोजीशन में आप अपने आप को पाओगे। चाहे वो जेई की बात की जाए, चाहे बोर्ड्स की बात की जाए, चाहे सीयूटी की बात की जाए। समझ रहे हो क्या? तो ये एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो होमवर्क था मैंने आपको बता दिया। फॉलो करना है आपको बहुत ही बेहतर ढंग से, और अगले लेक्चर को हफ्ते भर बाद ही देखना है, ठीक है? तो चलो 2 लाइन आपको सुना देता हूँ, दुष्यंत कुमार जी की है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, उल्टा बोल दिया, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।